नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एनालिसिस पे। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 11 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के असंवैधानिकता के संबंध में एक नया जजमेंट दिया गया। उसको हम लोग देखेंगे। तो केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स। तो इसमें संवैधानिक पीठ के द्वारा इसको देखा गया। तो इसमें इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के द्वारा ये संवैधानिक बेंच के द्वारा इस मामले को देखा गया। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है और यह कैसे काम करता है। तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 5 न्यायाधीशों के पीठ ने फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। और यह कहा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है यह सूचना के अधिकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है उसका उल्लंघन करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को साल 2018 में लाया गया। तो क्यों लाया गया? तो इससे पहले जो है किसी राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए उसको नगद चंदा दिया जाता था। तो नगद चंदा दिए जाने के स्थान पर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाया गया। तो क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड और इसे सुप्रीम कोर्ट क्यों रद्द किया, इसको देख लेते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा देने का एक साधन है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक पैसा देने का साधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को अपनी पहचान उजागर किए बिना राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता करने की अनुमति देता है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी है अपना नाम छुपा करके किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत वो ऐसा कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इसे बजट सेशन के दौरान साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय थे अरुण जेटली, इनके द्वारा योजना पेश किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित योजना पेश किया गया और 9 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है और ये बॉन्ड सरकारी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, वहीं से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड को आप नहीं खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से यह भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया ये सब गुप्त रखा जाता है। किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, कितना पैसा दिया है, ये सब गुप्त रखा जाता है इस योजना के तहत। अब यहाँ तक कि उस पार्टी को भी नहीं पता चलता है कि उसको किसने कितना चंदा दिया है। अब बात यह है कि किसको पता है ये सब? तो ये सब पता होता है SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता होता है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो इसमें SBI क्या है, इस योजना के तहत SBI को एक माध्यम बनाया गया। माध्यम कैसा? ये व्यक्ति या कंपनी को जो भी चंदा देने वाला है उसको उसके पार्टी से क्या करता है, जोड़ता है। यानी कि आप बॉन्ड खरीदिए SBI से और उसको जमा करिए और SBI क्या करेगा, उस पार्टी को जिसको आप देना चाहते हैं वहां पर ये पहुंचा देगा। यहाँ तक कि चुनाव आयोग और आम जनता भी नहीं जान सकती कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने किसने कितना चंदा दिया है। और साथ ही इस जो ये बॉन्ड है जो अब व्यक्ति या कंपनी दे रहा है, यह टैक्स के दायरे में भी नहीं आता है। इस पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता है इस बॉन्ड पे और ना ही इस पर किसी प्रकार का ब्याज अधिरोपित किया जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर विपक्षी पार्टी को किसी ने ज्यादा चंदा दे दिया तो सत्ता पक्ष उसको क्या करेगा, परेशान कर सकती है। तो इस योजना में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसमें नाम छुपाने का रीजन क्या है? तो नाम छुपाने का रीजन यही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है विपक्षी पार्टी को ज्यादा चंदा दे देता है तो वो क्या हो जाएगा, सत्ता पक्ष उसको परेशान करने लगेगा। इसीलिए इस योजना के तहत नाम छुपाने का प्रावधान किया गया। अब देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे आप खरीद सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, 10,000 रुपये चंदा देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले SBI के किसी शाखा में जाएंगे। SBI के शाखा में जाकर के आप बोलेंगे कि हम अमुक पार्टी को 10,000 रुपया चंदा देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 10,000 रुपया
उसमें जमा करेंगे। बैंक में क्या करेंगे, 10,000 रुपया जमा करेंगे और उसके बदले में बैंक आपको क्या करेगा, 10,000 रुपया का बॉन्ड देगा। 10,000, यही बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। अब पार्टी के पास इस बॉन्ड को रिडीम करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। तो जो आप बॉन्ड भरे हैं, तो एक बॉन्ड आपको मिल गया और एक बॉन्ड उस पार्टी को जिसको आप डोनेट करना चाहते हैं उसको मिल जाएगा 10,000 रुपये का, और उसको रिडीम करने का समय मिल जाएगा 15 दिन। अब इसके मतलब ये हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को एसबीआई के खाते से अपने खाते में उसको ले लेना है। अगर पार्टी 15 दिन में बॉन्ड को रिडीम कर लेती है, उसको भजा लेती है, तो बैंक में आपका पैसा जो है 10,000 रुपया जो आप जमा किए हैं उस पार्टी के खाते में चला जाएगा। अगर पार्टी 15 दिन में उसको रिडीम नहीं कर पाती है तो आपका जो 10,000 रुपया जमा किए हैं वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ऑटोमेटिक डोनेट कर दिया जाएगा, उसको डोनेट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब आप 10,000 रुपया का बॉन्ड लिए, 10,000 रुपया आप बैंक में जमा कर दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो एक बॉन्ड आपको मिल गया 10,000 रुपये का, और एक बॉन्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करना चाहते हैं उस पार्टी को मिल जाएगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि 15 दिनों के अंदर अंदर उस 10,000 रुपये को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लें, यानी कि उस बॉन्ड को भजा लें। अगर 15 दिनों के अंदर अंदर उस बॉन्ड को उस पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं भजा पाता है तो वो ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10,000 रुपया डोनेट हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसका इशू क्या था इस मामले में, तो मामले को देखते हैं। तो मामले में 15 फरवरी 2024 को संवैधानिक पीठ के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा मामले की डिसीजन दिया जाता है, मामले में सुनवाई को निर्णय दिया जाता है, तो जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और फाइनेंस एक्ट 2017 के प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसके प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया था। अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत इसमें कुछ संशोधन किया गया। तो इस संशोधन को क्या कर दिया गया, 15 फरवरी 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके द्वारा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। क्यों किया गया कि जो राजनीतिक दलों जो फंडिंग के संबंध में जानकारी का खुलासा न करने का जो प्रावधान है, जो इसमें प्रावधान किया गया है कि उसका नाम, जो फंडिंग कर रहा है उसका नाम, जिस पार्टी को दे रहा है उसका नाम, तो जो नाम को छुपाया जा रहा है उसको खुलासा न करने का जो प्रावधान है वो संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) है, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत नागरिकों को सूचना के अधिकार, नागरिकों की जानने का जो अधिकार है उसका क्या करता है, उल्लंघन करता है। और फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा कंपनी एक्ट 2013 में जो संशोधन किया गया था, इसके प्रावधानों में जो संशोधन किया गया था उनमें कारपोरेटिव एक्ट के द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग की अनुमति जो दिया गया था, जो उसमें और जो राजनीतिक दलों को अनलिमिटेड फंडिंग की जो अनुमति दिया गया था उसको मनमाना बताया गया और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना गया है। अनलिमिटेड फंडिंग जो है उसको मनमाना माना गया है और इस आधार पे आर्टिकल 14 का वायलेशन माना गया, उसका उल्लंघन करने वाला माना गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई को आदेश दिया जाता है कि 6 मार्च 2024 तक जो भी आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो भी विवरण है, जो भी जानकारी है, वो 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करें, उसको सौंप दें, उसको दे दें। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें था कि जो खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण, जिसमें खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और चुनावी बॉन्ड का मूल्य। ए में क्या बताया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में किसने खरीदा है, किस तारीख को खरीदा है, खरीदार का नाम और कितने मूल्य का खरीदा है, उसकी राशि क्या है, कितने राशि का बॉन्ड खरीदा है, ये डिटेल। और बी में बताया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए, रिडीम किए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण, कि किस राजनीतिक दल ने कितना चुनावी बॉन्ड को भुनाया है, कितना उसको रिडीम किया है। ये सब सारी जो डिटेल है ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करे, 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारा डिटेल प्रस्तुत कर दे, उसको सौंप दे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया कि जो एसबीआई ये डिटेल दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में 6 मार्च के पहले जो आपको डिटेल देगा, वो क्या करें आप 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दे, उसको पब्लिश कर दे, ताकि क्या हो जाए,
आप पब्लिश कर दीजिए, और देश की जो भी जनता है, देश की जो भी लोग हैं, जो जानना चाहता है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए और ये लोग देख लें, उससे अवगत हो जाए। तो एसबीआई को डेट दिया गया है 6 मार्च 2024, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेट दिया गया है 13 मार्च 2024। तो एसबीआई ने जो समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले, यानी कि 6 मार्च 2024 को उसको समय दिया गया, तो इसके 2 दिन पहले न्यायालय के समक्ष एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दायर किया जाता है एसबीआई के द्वारा। तो यह कहा जाता है कि जो भी निर्देश उनको दिया जा रहा है, जो भी निर्देश दिए गए हैं 6 मार्च तक जमा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए 6 मार्च से जून बढ़ा करके डेट को 30 जून 2024 कर दिया जाए, यानी कि समय सीमा बढ़ाने की मांग किया जाए। 6 मार्च 2024 से बढ़ा करके आप 30 जून 2024 कर दीजिए, ताकि हम पूरा विवरण क्या करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप सकें। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं, जो भी याचिकाकर्ता हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी ने न्यायालय के आदेश को जानबूझकर अवज्ञा के लिए एसबीआई के खिलाफ क्या किया है, न्यायालय की अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए उसके याचिका दायर की। इसके द्वारा जो भी याचिकाकर्ता हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी पार्टी है, उनके द्वारा ये याचिका प्रस्तुत किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने समय तक क्या किया है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन नहीं किया है, इसलिए इनके न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन का आह्वान करते हुए उसके खिलाफ याचिका दायर की। एसबीआई का मानना था कि किस राजनीतिक दल को कितना योगदान दिया गया, यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान जो किया जाएगा, जानकारी का जो मिलान किया जाएगा, वो समय लेने वाली प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा। अर्थात जो जानकारी है एसबीआई के पास, वो क्या है, अलग अलग साइलों में रखा गया है। जो डोनेट कर रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसका अलग साइज है। आज जिसको दिया जा रहा है, जिस पार्टी को दिया जा रहा है, उसका अलग साइज है। तो इसको मिलाने में समय लगेगा। इसको देखते हुए एसबीआई क्या करता है, समय बढ़ाने की मांग करता है। तो इस पे जो न्यायालय है, उसके ऑपरेटिव डायरेक्शन उसमें दिया जाता है कि एसबीआई को दिए गए निर्देश में निर्धारित लेन-देन का खुलासा का निर्देश दिया गया। रीजन इसका यह था कि एसबीआई ने ये अपने आवेदन में कहा था, जब विचारण चल रहा था, तो उसमें आवेदन में कहा था कि जो भी विवरण है, जो जमा करने वाला विवरण और निकालने वाला विवरण, यानी कि जो डोनेट कर रहा है उसका विवरण, और जो पार्टी उसको निकाल रहा है उसका विवरण, भले ही अलग अलग साइलों में हो, भले अलग अलग हो, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, आसानी से इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, और बाद में एसबीआई के द्वारा इसी को रीजन बना करके डेट बढ़ाने की मांग की जाती है। तो ये दो भाषा हो गया एसबीआई का। तो समय विस्तार के लिए एसबीआई द्वारा दायर आवेदन के साथ जो एडीआर ने अवमानना याचिका दायर की थी, जो याचिकाकर्ताओं ने जो अवमानना दायर की, तो इसमें यह कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जिस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया, उसे एसबीआई द्वारा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वह जो यूनिक नंबर है, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड पे यूनिक नंबर था, जो होता है, वो जिस पर मुद्रित होता है, भले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वो विवरण का खुलासा करने में सक्षम है। अर्थात जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा यह कहा गया कि जो बॉन्ड पे यूनिक नंबर है, उसको भले ही हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नंगे आंखों से उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो यूनिक नंबर उस बॉन्ड की खुलासा करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। आवेदन में एसबीआई की दलीलें पर्याप्त रूप से इंगित करती है। इस न्यायालय द्वारा जिस जानकारी का खुलासा करने के निर्देश दिया गया है, वो आसानी से क्या है, उपलब्ध है। न्यायालय में जिस जानकारी को ये कहा गया कि आप इस डिटेल को क्या करिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक सौंप दीजिए, वो क्या किया गया, आसानी से उपलब्ध है एसबीआई के पास, इसलिए वो क्या कर सकता है, उसको प्रकाशित करवा सकता है। चर्चा के मद्देनजर जो 30 जून 2024 तक चुनावी बांड, यानी कि इलेक्टोरल बांड की खरीद और मोचन, उसका रिडम्पशन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई द्वारा जो दायर मिसलेनियस एप्लीकेशन दिया गया, उसको एसबीआई को 12 मार्च 2024 को जो बिजनेस आवर है उसके समाप्त होने तक, उसके समाप्त होने के पहले विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में उसकी याचिका को क्या कर दिया गया, खारिज खारिज कर दिया गया। एसबीआई जो याचिका दिया था 30 जून 2024 तक, क्या करे, उसको समय सीमा 6 मार्च से लेकर के 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया जाए समय सीमा को। उस याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
उसको खारिज कर दिया गया और एसबीआई को यह आदेश दिया गया कि 12 मार्च 2024 को बिजनेस आवर समाप्त होने तक जो भी डिटेल दिए गए हैं वो क्या करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानकारी जो संकलित किया जो भेजा जाएगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे से पहले अपने आधिकारिक वेबसाइट पर क्या करे, प्रकाशित कर दे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि एसबीआई को जो समय सीमा बढ़ाने का मांग था उसको खारिज कर दिया गया और उसको लास्ट डेट दिया गया कि 12 मार्च 2024 को बिजनेस आवर समाप्त होने तक आप जो भी डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दीजिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया गया कि जो भी डिटेल आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है वो 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। और आगे एसबीआई को यह भी कहा गया कि अगर आप इसका अवमानना करते हैं तो न्यायालय की अवमानना होगी और इसके लिए उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो ये रहा आज का ये वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।